हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं ग्राफ के आगे। पिछले वीडियो में आज में कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने के लिए आज में क्या किया था, 10 ग्राफ के बारे में बात किया था। आज उसी के आगे क्या करने वाले बात करने वाले हैं, तो आप अंत तक चीज़ों को देखते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में जिस ग्राफ की ज़रूरत है, 10 ग्राफ आपको पीछे में बता चुका हूं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो जाकर क्या कर ले, पहले उसे देखें। आज फिर आपसे मैं बात करने वाला हूं 10 ग्राफ, लगभग तो नहीं होंगे। आज में क्या साइन कास वाले, tan वाले बात करेंगे, मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और क्या सिग्नम फंक्शन है। इस पर मैं आपसे क्या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इस पर बात करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के कुछ शेष ग्राफ बचे हुए, तो आज उसी पर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आप चीज़ों को अच्छे से अंत तक क्या करेंगे, देखेंगे। कहीं पर भी डाउट होगा आप क्या करेंगे, उसे कमेंट कर जरूर पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला ग्राफ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन। तो उसी से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में क्वेश्चन लगाने के लिए मैं आपसे बहुत सारे रास्ते बताया था। ग्राफ को पढ़ाने का बस यही रीजन है कि आपको हर एक फंक्शन अच्छे से समझ आ जाए। कम से कम उसका डोमेन रेंज तो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। यदि कुछ नहीं पता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन मतलब क्या, यहाँ से जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, यहाँ से मापांक फलन। मॉडुलस फंक्शन देखिए, यहाँ से इस मॉडुलस फंक्शन में मेन फंक्शन को भी ध्यान से सुनना, और एक आध दो मैं आपसे क्या बताऊंगा, उस पर क्या एग्जांपल भी बताऊंगा, उसे भी खींचना जरूर सीखना। तो देखिए यहाँ से मॉडुलस फंक्शन जो होता है आपको ये दिखता कैसा है, तो y इक्वल टू क्या, यहाँ से मॉड में और कितना यहाँ से एफ ऑफ एक्स। ये मॉडुलस फंक्शन क्या यहाँ से आपसे बोलता है, इसका सिंबल क्या होता है, दो लाइनों के बीच में फंक्शन को रख देना। अब ये मॉड फंक्शन बोलता क्या है, मॉड फंक्शन यही बोलता है कि जब अंदर वाला, ध्यान से सुना, यही बेसिक बात है, जब अंदर वाला मतलब मॉड के अंदर जो भी फंक्शन बैठा हुआ है, यदि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, अर्थात 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। मॉडुलस के अंदर बैठा फंक्शन यदि 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, तो इसका जो वैल्यू आता है वो कैसा आता है, पॉजिटिव। और जब फंक्शन क्या होता है हम लोग का 0 से छोटा होता है, तो ये अपना वैल्यू कैसा देता है, नेगेटिव देता है। जब 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन आपको वैल्यू कैसा देगा, पॉजिटिव। और जब 0 से छोटा होगा तो फंक्शन वैल्यू अपना कैसा देगा, नेगेटिव देगा। इसका मतलब क्या है, जैसे कभी आप देखे हो मॉड में 2 होता है तो इसका वैल्यू एडिटिव बाहर निकल जाता है, लेकिन यदि -2 हो तो ये वैल्यू क्या, मॉड देखो अंदर वाला क्या है, 0 से छोटा, अंदर वाला क्या है, 0 से छोटा। तो जब 0 से छोटा होता है तो अपना कैसा वैल्यू देता है, नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव तो मॉड देगा, और वैल्यू कौन सा है, -2। इसीलिए क्या कर देता है, मॉड किसी भी नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू को फंक्शन पॉजिटिव कैसे करता है, इसका रीजन यही है। यदि उसके अंदर बैठा फंक्शन यदि पॉजिटिव होता है तो उसे क्या करता है, एडिटिव बाहर निकाल देता है। एडिटिव मतलब क्या है, जैसा है वैसा ही बाहर निकाल देता है। और जब अंदर वाला क्या होता है, निगेटिव होता है, तब उसे क्या करता है, निगेटिव बाहर निकालता है। तो देखो निगेटिव और निगेटिव होता है तो इसीलिए क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। सही है, बात स्पष्ट है, आपको ध्यान से देखना। इसी प्रकार यहाँ से क्या, जैसे कभी इसमें बोलता हूँ माइनस से क्या लिखा गया, 7, तो बोलो मॉड तो निगेटिव देगा और निगेटिव पहले से, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। यहाँ तक बात स्पष्ट है। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या आगे मैं बात करने वाला हूँ, इसे हटा देता हूँ। देखिए यहाँ से ये आपको पूरी बात समझ आ गया होगा। इसमें एक बात करते हैं, कभी y इक्वल टू क्या लिखा गया, मॉड में x। तो बोलो इसका मतलब आप क्या बताओगे कि सर x जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, जब 0 से बड़ा होगा तो अपना वैल्यू कैसा देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। पॉजिटिव मतलब क्या है, यहाँ से प्लस का x, और जब x इज लेस देन 0 होगा तो बोलो ये अपना वैल्यू कैसा देगा, निगेटिव देगा। कैसा देगा, निगेटिव वैल्यू देगा।
सही है। इसी पर एक एग्जाम्पल मैं आपसे लगाऊंगा ना तो आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। देखना ध्यान से, जैसे मैं आपसे लिख दूंगा कभी y इक्वल टू क्या मॉड में x माइनस क्या लिखा गया 2, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा अंदर वाले को पकड़ना है। x माइनस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जब 0 से बड़ा होता है तो अपना वैल्यू कैसा देगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब क्या, यहाँ से प्लस ये x माइनस क्या दे देगा 2 दे देगा। अब जब अंदर वाला क्या होगा, निगेटिव होगा, तो अपना वैल्यू कैसा देगा, निगेटिव। तो माइनस ए कितना देगा, x माइनस कितना देगा 2। और इसी को डायरेक्ट लिखने का आपसे मैं तरीका बता रहा हूँ। डायरेक्ट क्या लिखना कि देखो -2 है, उधर भेज दो तो कितना आएगा +2 हो जाएगा। वैल्यू तो वही रहने वाला है x माइनस 2, इसे उस साइड भेज देंगे तो x लेस देन कितना आ जाएगा यहाँ से 2, और ये कितना माइनस x माइनस कितना बच जाएगा 2। आप देखे होंगे डायरेक्ट वैल्यू आपसे बुकों में लिखा रहता है, लेकिन वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये पूरी बात ध्यान रखना। तो सर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखना ध्यान से, तुम्हें सिखा रहे हैं। यहाँ से क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन दिया गया है वहाँ से क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ध्यान से देखना, ये जो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं यहाँ से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से क्रांतिक बिंदु, एक क्रांतिक बिंदु। अब एक क्रांतिक बिंदु कैसे निकलता है कि जो फंक्शन अंदर रखा गया है उसे हम लोग क्या कर देते हैं, 0 के सामने रख देते हैं। तो 0 के सामने रखेंगे इसे, तो बोलो कितना आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 2, x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। तो देखो जो क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा उसी से एक बार यदि क्या ले लेंगे, ग्रेटर देन, तो अपना वैल्यू पॉजिटिव, और जो क्रिटिकल पॉइंट निकला हुआ है उसी से एक बार लेस देन ले लेंगे तो अपना वैल्यू क्या निकल जाएगा, निगेटिव निकल जाएगा। तो 2 लाइन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो तो तुम बता दो मुझे यहाँ से, ठीक है। ये मैं यहाँ से क्या पहली बात लिखा हूँ, दूसरी बात यहाँ से लिख लेता हूँ। जैसे क्या लिखा गया है, y इक्वल टू मॉड में x प्लस 3 लिखा गया है। तो बोलो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना निकलेगा, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, अंदर वाले को 0 के सामने, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो बोलो क्या है, मैं बोला जिस पॉइंट पर आपका एक क्रिटिकल पॉइंट निकल गया उसी पर एक बार क्या ले लेते हैं, ग्रेटर देन, और इसी पर एक बार क्या ले लेते हैं, लेस देन। जब ग्रेटर देन लेंगे तो अपना वैल्यू कैसा देगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या, यहाँ से प्लस, x प्लस कैसा दे देगा 3, और जब लेस देन लेंगे तो ये क्या देगा, x प्लस कितना 3, अर्थात क्या दे देगा आपको, निगेटिव दे देगा, निगेटिव। सही है। एक एग्जांपल और चिपकाते हैं। जैसे ये क्या लिखा गया है, y इक्वल टू ए मॉड में x माइनस क्या लिखा गया 5। तो बोलो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट इसका कितना निकलेगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा, हो जाएगा। ये तो सबको करने आ रहा है। अब इसी में क्या, इस पॉइंट पर एक बार ग्रेटर देन ले लेंगे, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, और इसी पर क्या ले लेंगे, लेस देन क्या ले लेंगे यहाँ से 5। अब बोलो जब ग्रेटर देन होगा तो कैसा वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो बोलो पॉजिटिव मतलब क्या, प्लस x माइनस कितना देगा 5, और जब लेस देन होगा तो निगेटिव वैल्यू मतलब x माइनस कितना यहाँ से 5 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब इस पर क्या कर लेते हैं, इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। हर एक फंक्शन का ग्राफ मैं आपसे बता लूंगा। तो अब यहाँ देखो इसे ग्राफ में बताऊंगा, पहले 1 मिनट आप क्या करें, इसे नोट करें, फिर ग्राफ में आपसे खींचना बताता हूँ। पहले 1 मिनट इसे नोट करें, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में यही क्वेश्चन डायरेक्ट है, और आपको क्या है इस तरीके से भी लगा सकते हो। ग्राफ यदि पता होगा तब मॉडुलस फंक्शन को ओपन करने आना चाहिए। तो आप इसे नोट करें, आगे इस पर ग्राफ कैसे खींचते हैं 1 मिनट पहले आप नोट करें। देखिए यहाँ से अब इसका क्या करते हैं, ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। तो देखो ध्यान से, ग्राफ खींचना आपके लिए आसान है। पहला काम तो एक्स वाई एक्सिस खींच लो फटाफट, एक्स डैश और कितना यहाँ से वाई, और कितना लिखा गया वाई डैश। इसमें बोलो ध्यान से y इक्वल टू मॉड x का खींच रहे हैं, तो बोलो y इक्वल टू मॉड x। तो बोलो यहाँ से क्या है, एक बार तुम देखोगे जब 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा x का वैल्यू इधर होता है, 0 से छोटा x का वैल्यू इधर।
तो 0 से जब बड़ा होगा तो ये देखो क्या दिख रहा है, y इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, यक्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है, y इज इक्वल टू यक्स। y इज इक्वल टू यक्स मतलब एक सरल रेखा। तो सरल रेखा कहाँ से जाती है, ये हम लोग का यही तो जाता है। देखो ये मूल बिंदु से होकर जाने वाली लाइन है। नीचे वाली लाइन को मिटा देते हैं क्योंकि पॉजिटिव चाहिए बस। और देखो यक्स लेस देन नेगेटिव, तो बोलो y इक्वल टू क्या, माइनस यक्स। मतलब ये क्या, y इक्वल टू माइनस यक्स, ये लाइन जो मूल बिंदु से होकर जाएगा। तो ये जो ग्राफ हम लोग का बन जाता है, ये किसका बन जाता है, y इक्वल टू मॉड x का। और इधर जो होता है y इक्वल टू यक्स पॉजिटिव वाला, और इधर जो होता है y इक्वल टू क्या, माइनस एक्स, ये नेगेटिव वाला। बात आपको स्पष्ट हो रहा है। मतलब ये भी वाली जो आकृति है, ये क्या, भी वाली आकृति उसी जगह से हमारा क्या यहाँ से ग्राफ बन रहा है। तो आप देखो कैसे हम लोग अनदर का ग्राफ निकालेंगे। देखो क्रिटिकल पॉइंट इसका कितना निकलेगा, तो क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 0, 0 पर खड़ा हो गया और उसी जगह से दोनों हाथ इस तरह फैला दिए। 0 पर खड़ा होकर हाथ इस तरह क्या कर दिए, फैला दिए। तो एक क्या बन गया यहाँ से, मॉड x का ग्राफ। किसका बन गया, मॉड x का ग्राफ गया। अब इसके डोमेन रेंज की बात करते हैं। तो बोलो डोमेन के लिए क्या बताए थे कि जो x अक्ष पर ग्राफ का प्रसार होता है, फैलाव होता है जो, वो हम लोग का क्या बताता है, डोमेन। और जो हाइट होता है y अक्ष पर, वो हम लोग को क्या बताता है, रेंज बताता है। तो बोलो इसका डोमेन की बात करेंगे तो इधर कहाँ तक आएगा, माइनस इन्फानाइट तक। इधर कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फानाइट तक। देखो ये हाथ कहाँ तक, इधर इन्फानाइट तक। तो बोलो इसका क्या आ जाएगा, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, या इसे एक लाइन में बोले तो क्या आ जाएगा, रियल नंबर। दूसरा इसके रेंज की बात करते हैं। तो बोलो रेंज मतलब क्या है, हाइट ग्राफ की हाइट। तो ग्राफ की हाइट बोलो क्या, नीचे से नीचे कहाँ पर है, 0, ऊपर से ऊपर कहाँ तक जाएगा, इन्फानाइट तक जाएगा। तो देखो ये क्या, 0 से लेकर इन्फानाइट, इस पर ओपन, इस पर क्लोज, क्योंकि दो को क्या करना है, शामिल करना है। देखो 2 पर ये चिपका हुआ है, बराबर का सिंबल लगा हुआ है। तो मॉड x का ग्राफ बन गया। सर हम लोग किसी का बना सकते हैं, एकदम श्योर बना सकते हो। देखो कैसे, एग्जाम्पल चिपकाते हैं। जैसे एक क्या लिखा है, कभी y इक्वल टू मॉड में x माइनस क्या लिखा गया, 3। तो बोलो क्या करेंगे, x y ले लेते हैं, x डैश और कितना यहाँ से y और कितना y डैश। इसमें से बोलो क्रिटिकल पॉइंट कितना निकलेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट सर मतलब ये क्या है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। x क्रिटिकल पॉइंट कितना निकल गया, 3 निकल गया। तो 3 पर कहीं पर x इज इक्वल टू 3 चले जाएंगे। और मैं क्या बोला, क्रिटिकल पॉइंट निकाल कर हाथ फैला दो, वो मॉड x का ग्राफ बन जाएगा। तो बोलो यहाँ से हाथ फैला देंगे तो ये क्या चला जाएगा इधर, और इसे इधर फैला देंगे ये इधर चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ हो जाएगा ये किसका हो जाएगा, y इज इक्वल टू मॉड में x माइनस 3 का ग्राफ। सही है। अब इसके डोमेन रेंज की बात करेंगे तो बोलो इसका भी डोमेन कितना आ जाएगा। इसके डोमेन की बात करेंगे तो ये बोलो क्या, उधर इन्फानाइट, इधर माइनस इन्फानाइट, ये पूरा रियल नंबर। रेंज की बात करते हैं तो बोलो रेंज इसका कितना हो जाएगा, रेंज तो रेंज बोलोगे तो नीचे से नीचे 0, ऊपर से ऊपर इन्फानाइट, मतलब यही रहने वाला है। तो रेंज कितना हो जाएगा यहाँ से 0 से लेकर इन्फानाइट तक। एक ग्राफ एग्जांपल और दिखाते हैं। जैसे y इज इक्वल टू मॉड में x माइनस 2 या प्लस 2 ले लेते हैं, चलो। और यहाँ से क्या माइनस ए क्या कर लिए, यहाँ से प्लस ए माइनस प्लस 2 और प्लस का क्या ले लिए 3। अब इसका ग्राफ बताओ किधर बनेगा। तो सब कुछ काम सही है, तुम बस एक काम कर देना, 3 को इधर ला दो तो y माइनस कितना आएगा 3, और कितना मॉड में x प्लस कितना बन जाएगा 2। अब बस ग्राफ खींच दो। देखो यहाँ से x y और x डैश और कितना यहाँ से y डैश। इसमें से बोलो क्रिटिकल पॉइंट कितना निकलेगा, इसमें से तो x का बोलो कितना -2 किधर पड़ेगा, इधर कहीं पड़ेगा। तो ये x इज इक्वल टू कितना यहाँ से -2। y का वैल्यू कितना निकलेगा, y -3 है, y माइनस कितना यहाँ से 3 है, मतलब यहाँ से प्लस का 3 निकलेगा y का वैल्यू। तो y का वैल्यू क्या है यहाँ से प्लस का 3। थोड़ा सा कंजर देखना ध्यान से। तो आप देखो दोनों का आगे यदि हम लोग बढ़ा देंगे तो ये जो हम लोग का मिलेगा
ए क्या इसी जगह मिलेगा, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 3। अब इसी जगह से क्या पॉइंट मिल गए, हाथ फैला दो, तो ये देखो ग्राफ क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये ग्राफ इधर चला आएगा। तो ये जो ग्राफ बन जाएगा एक किसका बन जाएगा, y इक्वल टू माड में x+2 और +3 का। थोड़ा सा जगह की कमी बनना सही है काम आपका। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। अब इसके भी डोमेन रेंज की बात करते हैं, तो बोलो इसका डोमेन, तो डोमेन में तो कोई तकलीफ नहीं, रियल नंबर। रेंज की बात करते हैं बस, तो इसका रेंज बोलो यहाँ से कितना हो जाएगा। तो इसकी हाइट देखो, तो हाइट कहाँ पर था, 3 पर और ऊपर इनफाइनाइट तक। तो इसका आप बोलो रेंज कितना आएगा, 3 से इनफाइनाइट, इस पर ओपन और इस पर क्लोज। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, इसका डोमेन और रेंज हो जाएगा। मुझे उम्मीद है हर एक बच्चे को अच्छे से आया होगा। तो आप इसे क्या करें, 1 मिनट नोट करें, फिर आगे चलते हैं अगला फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन। देखिए यहाँ से अगला जो फंक्शन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन, जिसे क्या बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन। इसे शॉर्ट में लिखना चाहे हम लोग, तो ये क्या ले सकते हैं, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसके ग्राफ की यदि मैं बात करूंगा, तो पहले तो आपको पहचान आना चाहिए कि सर ये होता क्या है। तो ध्यान से देखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है y इक्वल टू, ये जो कभी आप बड़ा ब्रैकेट लगाते हो, इसे हम लोग फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या, जो कोई भी फंक्शन आपका हो तो उसमें क्या निकालना है, इंटीजर वैल्यू निकालना। अब इंटीजर वैल्यू क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे मैं आपसे एक आध दो बात करूंगा, तो देखना ध्यान से। ये जैसे कभी आपसे क्या लिखा गया है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ए 2.34, इसका इंटीजर वैल्यू बता दो। तो इंटीजर वैल्यू आप क्या बताओगे, यहाँ से बहुत सारे कन्फ्यूजन लेकर बैठते हो, लेकिन उसको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक बात ध्यान रखना, यहाँ से जब भी ये आपका नंबर लाइन है, इधर क्या होता है, लेफ्ट और टू राइट, लेफ्ट टू क्या होता है यहाँ से राइट। तो जब भी तुम इंटीजर देखना ध्यान से, इंटीजर हमेशा क्या देखना, लेफ्ट टू राइट। जो भी नंबर लिखा गया है उसके लेफ्ट, लेफ्ट बोले तो बाएं में जो आपका पड़ेगा, यहाँ से सबसे पहले जो नंबर पड़ेगा वही हमारा क्या देगा, इंटीजर देगा। तो आप देखोगे 2.34 यहाँ से, तो 2.34 मतलब ये 2 और किसके बीच में पड़ेगा, 3 के बीच में पड़ेगा। तो जो सबसे लेफ्ट में होगा वही हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है। कभी कंफ्यूजन ना होने के लिए बात ध्यान रखना। तो बोलो इसका इंटीजर वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। अभी आपसे मैं पूछ लेता है यहाँ से आगे कि एक कभी तुम बता दो, एक क्या लिखा गया यहाँ से 1.99, तो इसका इंटीजर वैल्यू कितने, तो 2 बता देंगे, कितने क्या बता देंगे, 2। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 1.99 किसके बीच में पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 1 और किसके बीच में पड़ेगा, 2 के। तो बोलो पहले कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका इंटीजर वैल्यू बोलो कितना, यहाँ से 1 हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, आगे देखें। अभी इसमें 2 बात में पूछ लिया, सिमिलरली इसमें तीसरी बात पूछता, ये क्या लिखा गया है 0.25, इसका इंटीजर वैल्यू बता दो। तो आप क्या बोलोगे सर 0 और किसके बीच में पड़ेगा, 1 के बीच में नंबर है, तो लेफ्ट में सबसे कौन पड़ेगा, तो लेफ्ट में सबसे कौन पड़ेगा, 0 पड़ेगा। तो बोलो इसका जो इंटीजर वैल्यू आ जाएगा 0। लेकिन अभी मैं इसमें 0.25 आगे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो बोलो -0.25 कहाँ पड़ेगा, तो बोलोगे सर ये तो -1 और 0 के बीच में पड़ेगा। तो इंटीजर वैल्यू बताओ क्या आएगा। तो इसका इंटीजर वैल्यू देखोगे ध्यान से, ये -1 और 0 के बीच में है। तो लेफ्ट में कौन सा इंटीजर पड़ रहा है, लेफ्ट में कौन, तो लेफ्ट में क्या है -1 है, तो इसका इंटीजर वैल्यू कितना आएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा स्पष्ट क्लियर हुआ होगा। अभी लिखता हूँ आगे और बोलो, इंटीजर वैल्यू -2.34, तो बोलो ये किसके बीच में पड़ेगा, तो बोलोगे सर -3 और क्या यहाँ से -4 के बीच में पड़ेगा। सॉरी ये कितना है यहाँ से -3 और क्या यहाँ से -2 के बीच में, क्योंकि -2.34 -3 और 2 के बीच में पड़ेगा। तो इंटीजर वैल्यू बोलो कितना यहाँ से -3, तो इसका आंसर बोलो कितना आएगा, -3 हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है।
अब देखना ध्यान से, देखिए ध्यान से, सॉरी। अब इसमें देखो ध्यान से, ये आपका क्या बन गया यहाँ से -2.34। अब यहाँ से आपको एक बात का आइडिया लग रहा होगा कि यदि इंटीजर फंक्शन के अंदर यदि कोई पॉजिटिव वैल्यू है, क्या है, कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसका जो इंटीजर वैल्यू आ रहा है वो फ्रैक्शनल के पहले वाला, फ्रैक्शनल मतलब बोले तो दशमलव के पहले वाला नंबर, वही हमारा क्या हो रहा है, इंटीजर हो रहा है। जब अंदर वाला कैसा है, पॉजिटिव है, जब अंदर वाला क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो देखो ये क्या इंटीजर अपना क्या बन गया, यहाँ से 2 बन गया था। लेकिन जब ये निगेटिव आ रहा है, जब क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो जो दशमलव के पहले इंटीजर है उसमें क्या कर ले रहे हैं, 1 बढ़ा दे रहे हैं हम लोग। बात सही है। इसका मतलब यहाँ से क्या कि यहाँ से कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा तो दशमलव के पहले जो पॉइंट पड़ेगा वही हमारा क्या पड़ता है, इंटीजर। और निगेटिव नंबर में क्या होता है, जो दशमलव के पहले होता है उसमें 1 बढ़ाकर इंटीजर बताते हैं। तो देखो -2 था तो क्या बढ़ा दिए, -3। और पॉजिटिव वाले में तो क्या, यहाँ से कोई लफड़ा नहीं है। तो आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, बस एक बात ध्यान रखना है, कभी भी इंटीजर वैल्यू पूछा जाए हमेशा नंबर लाइन पर लेफ्ट टू राइट देखना, लेफ्ट टू राइट देखना। जो लेफ्ट में पड़ेगा सबसे वही हमारा क्या होता है, इंटीजर वैल्यू होता है। क्योंकि कोई भी नंबर आपसे पूछा जाएगा तो 2 नंबरों के बीच में होता है, तो जो सबसे पहले नंबर आएगा इंटीजर में वही हमारा क्या होता है, इंटीजर वैल्यू होता है। सही है। अब तुम ध्यान रखना, ये बात यदि आपको स्पष्ट होगा तो आगे मैं कुछ और भी बातें सिखा लूँगा। तो देखना ध्यान से आगे आगे क्या, इसी के बारे में आपसे पूछ लेता हूँ। दूसरी बात यहाँ से, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये y इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो देखिए ध्यान से, इसमें बहुत सारी बातें मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखो मान लो ये x का वैल्यू जो है वो किसके बीच में हो, 0 और 1 के बीच में। किसके बीच में हो, 0 और 1 के बीच में। तो बोलो 0 और 1 के बीच में, तो नंबर लाइन पर 0 और 1 के बीच में कोई नंबर इंटीजर बोलो क्या पड़ेगा, लेफ्ट वाला पड़ेगा। तो इसका बोलो इंटीजर वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 0। आगे मैं क्या, यहाँ से 1 लेस देन x लेस देन क्या पूछ लिया, 2। तो 1 और 2 के बीच में इंटीजर बोलो क्या पड़ेगा आपके पास, 1 आएगा। तो इसका जो इंटीजर वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा। आगे 2 और क्या यहाँ से 3 की बात पूछूंगा तो बोलो कितना है, यहाँ से 2 आ जाएगा। अभी 3 और क्या यहाँ से 4 के बीच में, तो बोलो कितना यहाँ से 3। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। सही है। अब कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा अपना यहाँ से। तो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ से, चलो n लेस देन और लेस देन क्या है, n+1। तो बोलो इंटीजर वैल्यू क्या पड़ जाएगा, यहाँ से n पड़ जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट है सबको। आगे देखना है यहाँ से, जब ये -1 लेस देन और कितना 0, जब -1 और 0 के बीच में कोई इंटीजर वैल्यू पड़ता है तो बोलो उसका इंटीजर वैल्यू क्या आता है, -1 आता है। कितना आता है, -1 आता है। तो इसका वैल्यू बोलो कितना आएगा, -1। अभी -2 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन -1, तो बोलो कितना पड़ेगा, -2। अभी -3 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन क्या पूछ रहे हैं यहाँ से, -2, तो बोलो इंटीजर बोलो -3। इसी प्रकार बढ़ते हुए -n+1 और लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन -n, तो बोलो क्या पड़ेगा, -n+1 पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएंगे सब। तो आज से आपको इंटीजर निकालने आएगा, कमाल की बात सीखना। अब इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो ग्राफ देखना ध्यान से, ये में क्या यहाँ से x और x डैश और क्या लिखा गया y और कितना यहाँ से y डैश। अब देखो इसमें नंबरिंग में लगा ले रहा हूँ क्योंकि इंटीजर चाहिए। 0 1 2 और कितना यहाँ से 3, आगे 4 डॉट डॉट, इधर क्या -1 -2 -3 और क्या -4 और डॉट डॉट ∞। इसमें बोलो भी वही काम, -1 -2 -3 -4 और ये डॉट डॉट ∞ तक। इसमें बोलो कितना यहाँ से +1 +2 +3 और +4 डॉट डॉट छोड़ दिया।
अब तुम ध्यान से देखना, जब 0 और 1 के बीच में इंटीजर होता है तो आंसर क्या आता है 0। तो बोलो 0 और 1 के बीच में होगा तो इंटीजर वैल्यू बोलो हमारा क्या मिलेगा 0 मिलेगा, 1 तो नहीं मिलेगा। जो नहीं मिलता है उस पर खोखला गोला बना देते हैं, जो मिलता है उसे ब्लैक कर देते हैं, भर देते हैं कि यही हमारा आंसर है। आगे बोलो 1 और 2 के बीच में क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो 1 और 2 के बीच में बोलो क्या मिल जाएगा यहाँ से 1, तो 1 पर क्या कर दिया ब्लैक और 2 को छोड़ दिए। आगे बोलो 2 और 3 के बीच में तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, तो 2 और 3 के बीच में तो आंसर बोलो कितना मिलेगा यहाँ से 2, आगे 3 को क्या कर देंगे छोड़ देंगे। आगे 3 और 4 को लेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 3 मिलेगा, तो बोलो आंसर कितना मिल जाएगा यहाँ से 3 मिल जाएगा, और यहाँ से 4 को क्या कर देंगे छोड़ देंगे। इसी प्रकार वो बढ़ता चला जाएगा, ये सीढ़ियाँ बनती चली जाएंगी। आपको सही है, यहाँ से सीढ़ियाँ बनना जब स्टार्ट हो जाएंगी तो इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ से सीढ़ीदार फंक्शन भी बोलते हैं, सीढ़ीदार फलन। इस फलन का नाम इसीलिए क्या पड़ जाता है, कभी कभी सीढ़ीदार फलन भी पड़ जाता है, फ्लोर फंक्शन। सीढ़ीदार फंक्शन का मतलब क्या, फ्लोर फंक्शन भी इसे हम लोग क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं। इसी प्रकार क्या निगेटिव वाले में बात करेंगे यहाँ से, तो बोलो -1 0 के बीच में आंसर क्या आता है -1, तो ये देखो यहाँ से -1 आंसर आ जाएगा, जबकि क्या पड़ेगा 0 नहीं पड़ेगा। आगे जब यहाँ से -2 1 के बीच में आंसर -2, तो ये बोलो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से -2 हो जाएगा और -1 नहीं होगा। आगे -3 -2 तो बोलो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, जबकि क्या होगा -2 नहीं पड़ेगा। तो आप देख रहे हो ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये जो मैं लाइन खींच यहाँ से, तो ये देखो लाइन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट तो है नहीं आपकी स्केल जैसा। तो आप देखो यहाँ से ये अपना क्या बन गया, ये जो आपको सीढ़ीदार फंक्शन बन गया, ये देखो हर एक अपना क्या मिलेगा, हर जगह अपना इंटीजर देता जाएगा। सही है। इसमें अब देखना ध्यान से, इसमें मैं आपसे 2 बात पूछूंगा, इसके डोमेन और रेंज। तो बोलो इसका डोमेन कितना आ जाएगा, तो डोमेन इधर देखो -∞ तक और उधर कहाँ तक जाएगा +∞ तक जाएगा, मतलब पूरा ओपन हो जाएगा। तो बोलो क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या बन जाएगा रियल नंबर। दूसरा इसके रेंज की बात करते हैं, तो रेंज बोलो इसका कितना हो जाएगा, तो रेंज देखो सब नहीं है कि सर इधर ∞, एक एक आंसर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक एक आंसर। देखो -3 -2 -1 1 2, अर्थात इसका जो है आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा इंटीजर मिलेगा। इंटीजर बोले तो पूर्णांक वैल्यू मिलेगा हमेशा के लिए। तो ये इसका क्या होता है डोमेन और रेंज, और सीढ़ीदार फंक्शन होता है। आपसे पूछा जाएगा कि ये सतत फलन है कि असतत फलन है, तो इसका ग्राफ देखो ना, इसका ग्राफ लगातार थोड़े है, टूटा फूटा ग्राफ है, इस तरह सीढ़ीदार फंक्शन बना हुआ है। ये क्या हुआ है, टूटा हुआ फंक्शन है, टूट गया फंक्शन है। तो सतत फलन कब होता है, जब कॉन्टिन्यूअस फलन कब होता है, जब फंक्शन लगातार होता है। तो ये सब उसी दिन के लिए बता रहे हैं, वरना चेक करने के लिए तो उसमें साल को ना बताया हूँ, तरीका बताया हूँ, इसके बाद भी बताऊंगा, लेकिन पहले जरूर सीख लेना, यहाँ से एग्जैक्ट बात सीखना। तो अब इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ से ये आपके सामने अगला फंक्शन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, अर्थात भिन्नात्मक फलन होता है। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जिसे हम लोग क्या यहाँ से एफ पी और एफ बी बोल सकते हैं, ये हम लोग का क्या यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। भिन्नात्मक फलन, अभी भिन्नात्मक फलन क्या होता है, इसकी पहचान क्या होता है जरूर ध्यान रखना। इसकी पहचान क्या है, जैसे कभी फंक्शन y ये क्या लिखा गया है मजला कोष्ठक, जिससे आप बोलते हो कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट जब फंक्शन में इसी को लगाया जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, अर्थात क्या होता है भिन्नात्मक फलन होता है, यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है। अब ये होता क्या हम लोग का, जैसे आप क्या लिखते हो यहाँ से 2.35, तो ये जो भिन्नात्मक मतलब क्या दशमलव वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है हम लोग का भिन्नात्मक पार्ट होता है। सही है। देखिए ध्यान से, इसीलिए कभी भी आपसे बोला जाएगा कि ये कोई फंक्शन आपको एफ ऑफ एक्स लिखा गया है,
तो ये दो पार्ट से मिलकर बनेगा, एक इंटीजर फंक्शन और यहाँ से क्या, चाहे नंबर हो चाहे फंक्शन हो, दोनों पर बात बना सकते हैं। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए कितना है यहाँ से x। सही है। तो इसकी बात मैं आपसे पूछूंगा, फ्रैक्शनल पार्ट की बात देखो दो चीज़ों से मिलकर बना है। कोई भी जो नंबर होता है, ये ध्यान रखना है यहाँ से, एक कोई भी जो नंबर होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक इंटीजर और प्लस दूसरा क्या है यहाँ से फ्रैक्शनल। दो चीज़ों से क्या होता है, मिलकर बना होता है यहाँ से। इस बात को क्या ध्यान रखना। सही है। तो इसमें देखो इससे सेम कहानी फंक्शन की बात करेंगे तो बोलो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू, बोलो क्या, इसे इस साइड भेज देंगे तो एफ ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने आता है और ये फंक्शन आपको दिया रहेगा। आप क्या कर सकते हो, भिन्नात्मक फलन निकाल सकते हो, अर्थात फ्रैक्शनल पार्ट क्या कर सकते हो, बता सकते हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट आपको देखो हर एक थोड़ा सा नंबर पर सीखना। जैसे अब क्या लिखा गया है, फ्रैक्शनल पार्ट है क्या 2.35 की बात करेंगे तो बोलो इसका इस तरह भी बता सकते हो। देखो ये पूरा बता सकते हो, नंबर क्या दिया गया है 2.35, देखो आपको बता रहे हैं तरीका, माइनस इंटीजर फंक्शन। तो इसका इंटीजर फंक्शन तो सबको पता होगा, सब दशमलव के पहले जो पड़ेगा 2 और 3 के बीच में पड़ेगा, इसका इंटीजर वैल्यू कितना 2 आएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो बोलो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 0.3 और कितना यहाँ से 5, तो इसका इंटीजर वैल्यू कितना 0.35, अर्थात जो दशमलव के बाद है वही हमारा क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, भिन्नात्मक मान होता है। सही है। अभी ध्यान से देखो, जैसे अभी इसमें पूछ लेता हूँ ए फ्रैक्शनल पार्ट -1.2 और क्या 3 की बात बता दो, कहानी थोड़ा सा अटकता है लेकिन आएगा जरूर। तो इसमें बोलो ध्यान से, नंबर क्या है -1.2 और 3, इसमें से माइनस करना है इंटीजर फंक्शन, इसका इंटीजर बोलो, इसका इंटीजर वैल्यू यहाँ से बोलो कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से 2, तो ये देखो -2, तो बोलो ये कितना आएगा प्लस हो जाएगा, तो आप बोलो कितना आएगा -1.23 और प्लस कितना यहाँ से 2 हो जाएगा, यही तो होगा। अब इसे तो माइनस करने आएगा सबको, तो ये देखो 2 में से ये -1.23 माइनस, तो ये बोलो कितना बच जाएगा यहाँ से 7, और इन 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, और यहाँ से कितना बचेगा 0, तो ये कितना बचेगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.77। तो निगेटिव वाले में क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत आएगा लेकिन तुम निकाल लोगे। कैसे, क्योंकि आपको इंटीजर वैल्यू पता है। सही है। तो जब इंटीजर वैल्यू आपका निकल जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो वही चीज़ तो कर रहे हैं, यहाँ से एक आंक और निकालो, एक आंक और क्या है यहाँ से, ये तीसरी बात पूछते हैं, ये फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ से क्या 1.39, तो इसका तो पॉजिटिव वाले का आसान से बता सकते हो 0.3 और क्या आएगा 9 आएगा। इसमें अभी यहाँ से -0.99 की बात करेंगे, तो बोलो यहाँ से इंटीजर वैल्यू तभी काम चलेगा। तो इसमें देखो नंबर क्या लिखा गया -0.99, इसमें से माइनस इंटीजर वैल्यू, इसका इंटीजर वैल्यू कितना आएगा -1 आएगा, तो ये -1, तो बोलो -0.99 और प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 में से -0.99, तो बोलो ये कितना बचेगा 10, 10 में से 9 1 कितना से 0 और क्या बचेगा 0, तो ये बोलो कितना से 0.01, ये हमारा क्या आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हुआ होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू होता क्या है एक्चुअली। सही है। और देखो जब भी यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू निकालोगे वो हमेशा क्या रहेगा, 1 से छोटा ही रहेगा। जब भी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू निकालोगे वो हमेशा क्या रहेगा, 1 से छोटा ही रहेगा, 1 से बाहर नहीं जा सकता है, हमेशा रहेगा, या तो 1 के बराबर हो सकता है या तो उससे छोटा ही होगा। और फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ से बात करें तो 1 के बराबर होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से फ्रैक्शनल भिन्नात्मक वैल्यू क्या, यहाँ से ये 0 पॉइंट है क्या, यहाँ से 0.11 लिखा गया है, तभी इसका क्या आएगा 0.11 आएगा यहाँ से, तो 1 के बराबर भी नहीं हो, 1 से हमेशा क्या रहेगा कम ही रहेगा। सही है। अब देखो इसका क्या कर लेते हैं वैल्यू, आपसे मैं ग्राफ वगैरह भी सिखा लेता हूँ।
देखिए यहाँ से इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से सीखना है। इसका ग्राफ आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो यहाँ देखो ध्यान से ग्राफ खींचेंगे यहाँ से, ये यक्स डैश और ये क्या लिखा गया वाई, और कितना लिखा गया वाई डैश। अब इसमें बात करेंगे यहाँ से, तो नंबरिंग इसका भी लगा लेते हैं। देखो यहाँ से ए क्या 0 और क्या लिखा गया 1 लिखा गया है, कितना लिखा गया 1 लिखा गया है। और यहाँ से कितना है 2 और कितना यहाँ से 3 और क्या 4 डॉट डॉट। ऊपर तो 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, नीचे -1, इधर बोलो कितना -1 -2 -3 -4 और एक डॉट डॉट। तो बोले ध्यान से, जब यहाँ से 0 और 1 के बीच में बात करेंगे, 0 और 1 के बीच में बात करेंगे, तो हमेशा जो वैल्यू रहेगा ये सब क्या रहेगा इसी के बीच में ही दौड़ेगा। तो देखो हमेशा जो रहेगा 1 से छोटा ही रहेगा, 1 से क्या रहेगा हमेशा छोटा ही रहेगा। तो 0 और 1 के बीच में लेंगे तो इसका आंसर बोलो क्या पड़ेगा, इसी के बीच में पड़ेगा हम लोग के पास। ए आगे ए और ए क्या अपना आंसर। जो लोग 1 और 2 के बीच में पड़ेगा तो ए क्या पड़ेगा 2 नहीं, आंसर क्या मिलेगा यहाँ से इसके बीच में मिलेगा। इसके क्या मिलेगा बीच में। जब 1 और 2 के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, तो यहाँ देखो ध्यान से हमेशा क्या मिलेगा इसके बीच का आंसर मिलेगा। जब 2 और 3 के बीच में होगा तो इसका आंसर क्या ऐसा मिलेगा। जब यहाँ से 3 और 4 के बीच में होगा तो इसका आंसर बोलो क्या इसका मिलेगा, बीच में मिलेगा यहाँ से। जब ए होगा तो बोलो यहाँ से क्या मिलेगा -1, इधर बोलो -1, तो इसके क्या बीच में, इसके बीच में हमेशा क्या रहेगा उसके बीच का ही वैल्यू मिलेगा। ये जो हम लोग का बनेगा यहाँ से, ये झुंझुने जैसा ग्राफ बनेगा अपना यहाँ से, किसके जैसा झुंझुने जैसा ग्राफ बचपन में देखे होंगे आप। तो ये अपना क्या बनता है ग्राफ। अब इसके डोमेन रेंज की बात करेंगे तो इसका भी बोलो यहाँ से क्या डोमेन की बात करेंगे तो उधर प्लस इन्फिनाइट, इधर बोलो माइनस। ये आंसर मत समझना है, ये आंसर नहीं है, ये तो मैं ये बना रहा हूँ केवल। आंसर हमेशा क्या करेगा उसके बीच में ही लाई करेगा। किसके बीच में, जब 1 और 2 के बीच में आप लोगे तो ये क्या इसी के बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में हमेशा आंसर आएगा। सही है ना। हाँ ये बात ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब यही है कि इसके बीच में ही आंसर आएगा, ये लाइनों पर आएगा। तो बोलो डोमेन तो क्या आ जाएगा पूरा रियल नंबर हो जाएगा। रेंज की बात करते हैं तो रेंज बोलो क्या है 0 और ऊपर से ऊपर ये 0 तो शामिल रहेगा लेकिन 1 शामिल नहीं रहेगा। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब इसका जो रेंज हो जाएगा y का वैल्यू 0 लेस देन आर इक्वल टू वाई लेस देन कितना यहाँ से 1। ये हम लोग का क्या आ जाएगा इसका रेंज हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको कुछ भी नहीं आता है लेकिन डोमेन रेंज आ रहा होगा। सही है, आगे आप इसे नोट करें। अगला नेक्स्ट बात करते हैं सिग्नम फंक्शन। इससे भी क्वेश्चन आपके बुक में मिलेंगे, नोट करें। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यहाँ से ये हम लोग का क्या यहाँ से सिग्नम फंक्शन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, अर्थात क्या इसका नाम ही होता है जिसे हम लोग चिन्हित फलन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं चिन्हित फलन। ये होता है हम लोग का, या इसी का नाम लिखना चाहें तो ये क्या यहाँ से चिन्ह फलन, ये क्या लिख सकते हैं चिन्ह फलन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना यहाँ से सिग्नम फंक्शन। अब इस सिग्नम फंक्शन क्या होता है, आपको कोई आसान सा तरीका बता दें जो आप क्या करें हमेशा के लिए ध्यान रखें। तो देखो जैसे हर एक फंक्शन को मॉडुलस फंक्शन को डिनोट करना, 2 लाइनों के बीच में फंक्शन खड़ा होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है बड़ा ब्रैकेट। सिग्नम फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात करेंगे तो मझले कोष्टक में। लेकिन अब इसका देखो इसका क्या पहचान होता है, तो इसके लिए ध्यान रखना है y इज इक्वल टू एस जी और एन ऑफ कितना है यहाँ से एफ ऑफ एक्स। ये ब्रैकेट में समझना, ये यहाँ से सिग्नम फंक्शन ये होता है हम लोग का एस जी एन। इस सिग्नम फंक्शन को डिनोट करने का क्या होता है सिंबल होता है। अब इस सिग्नम फंक्शन क्या होता है, तो सिग्नम फंक्शन के लिए ध्यान रखना यहाँ से कि एस जी एन ऑफ एक्स की बात करेंगे तो ये देखो क्या होता है मॉड एक्स अफान में क्या होता है एक्स।
मॉड यक्स अपान क्या होता है, यक्स। अब देखो यहाँ से मॉड यक्स को भी ओपन करा देंगे तो बोलो मॉड यक्स की कहानी तो अभी तक आपको याद होगा कि यक्स का बोलो या तो 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, तो बराबर वाले को बाद में लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 0 और यक्स लेस देन कितना, यक्स लेस देन 0। तो अब देखो यहाँ से तीनों पॉइंटों को अलग अलग लिख दिए, तो बोलो जब 0 से बड़ा होता है तो मॉड अपना वैल्यू कैसा देगा, पॉजिटिव। ये नंबर नहीं देगा, ये नीचे वाला कोई सिंपल सा नंबर है, ये नहीं कि ये भी लिख देना। तो बोलो जब 0 से बड़ा देगा तो मॉड के बारे में, ठीक है, ये तो नंबर यक्स है ही, तो बोलो इसका आंसर कितना आएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। आगे यहाँ से देखो यक्स का वैल्यू जब 0 आएगा तो मॉड का वैल्यू कितना आएगा, 0 अपान में यक्स। इसे मत समझ लेना, नीचे वाला कोई सिंपल सा यक्स नंबर होगा, नीचे सिंपल वाला यक्स है, लेकिन ये सब कंडीशन किसके लिए, मॉड के लिए है। तो बोलो क्या, 0 अपान यक्स, तो आंसर बोलो क्या, 0। और जब ये हमारा यक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो बोलो मॉड कैसा देता है, नेगेटिव अपान यक्स, आंसर बोलो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। तो इसका तो फिक्स आंसर होता है -1 0 1, सही है। अब देखो इसके ग्राफ की बात करते हैं, तो इसके ग्राफ की बात करेंगे यहां से, तो यक्स और कितना लिखा गया, y डैश। तो इसमें देखो यहां से जब यक्स का वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है सिग्नम फंक्शन का। तो जब 0 है तो इसका आंसर बोलो कितना आ रहा है, यहाँ से 0। और देखो यक्स का वैल्यू जब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब इधर जितना भी वैल्यू लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। देखो जब 0 का वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे तो हमेशा वैल्यू कितना आएगा, 1। तो 1 बोले तो कहीं इधर आएगा 1। तो ये देखो यक्स का वैल्यू जब भी आप इधर लोगे, पॉजिटिव का सब वैल्यू लोगे, तो इसका आंसर बोलो कितना आएगा, प्लस का कितना आएगा, 1 आएगा। जब यही 0 से छोटा लेना स्टार्ट, तो 0 से छोटा लोग क्या इधर मिलेंगे, तो 0 से छोटा लोग लेंगे हमेशा, तो इसका आंसर बोलो किधर आ रहा है, इधर नेगेटिव वाला। तो जब भी आप 0 से छोटा कोई भी वैल्यू ले ले यहाँ पर, कोई भी वैल्यू, तो उसका हमेशा जो आंसर आएगा एक कितना आएगा, -1 आएगा। सही है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। तो देखिए ध्यान से, इसके भी डोमेन रेंज की बात करते हैं, तो बोलो इसका डोमेन कितना आ जाएगा, तो यक्स अक्ष पर प्रसार, तो उधर बोलो +∞, इधर -∞, रियल नंबर। दूसरा रेंज की बात करते हैं, तो बोलो इसका रेंज कितना हो जाएगा, रेंज कितना हो जाएगा, -1 0 और 1, -1 0 और 1, क्योंकि 3 ही वैल्यू फिक्स है। कितने वैल्यू फिक्स है, 3 वैल्यू फिक्स, -1 0 1, उसी के बीच में आंसर घूमेगा, 3 वैल्यू। तो ये देखो -1 0 और 1। अभी मत लिख देना कि -1 से सर +1 तक, अरे नहीं, ये सब बीच वाले आंसर नहीं है, केवल आंसर क्या है, -1 है, 0 है और 1 है, 3 ही आंसर है बस। तो इसे हम लोग हमेशा क्या है, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, अलग अलग दिखाने के लिए। तो ये इसका क्या हो गया, रेंज, और ऊपर क्या हो गया, इसका डोमेन, और ये क्या हो गया, चिन्ह फलन, जिसे सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। इसकी कहानी क्लोज। तो ये आज मैं आपसे क्या, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और यहाँ से क्या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और यहाँ से क्या सिग्नम फंक्शन, 4 बात आपको बताया। एक लास्ट आपको बचा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आप इसे नोट करें, उसे भी बात करते हैं, फिर कहानी को एंड करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ से ये आपका क्या हो गया, 4 फंक्शन पीछे हो गए, आगे आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। तो इस त्रिकोणमिति में क्या हो, ये अपना 6 आएंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। तो एक एक पर हम लोग क्या करते हैं, बात उठा लेते हैं, और आपको मैं बनाना सिखाऊंगा, ध्यान से देखना। पहला यहाँ से बात करते हैं, y = साइन x। इस साइन x का ग्राफ क्या होता है, तो तुम ध्यान से देखना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हमेशा एंगल पर बात चलेगा। तो एंगल देखो, हर एक एंगल ना लेकर कुछ ऐसे एंगल बस लेते हैं जो आपको पता हो। तो
तो आपको क्या होता है पता, 0 डिग्री पता होता है, 30 डिग्री पता होता है, 60 डिग्री पता होता है, 90 डिग्री पता होता है। तो हम लोग एक एक चतुर्थांश का ले लेते हैं। तो चतुर्थांश क्या, 0 से 90 के बीच में, 90 से 180 के बीच में, 180 से 270, 270 से 360, वहाँ तक हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, y यक्स और कितना यक्स डैश और नीचे y डैश। तो ये देखो यहाँ से क्या 0 डिग्री और यहाँ से कितना है π/2, ये क्या बना लेते हैं पाई, अगला 3π/2, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसे 2π, देखो 2π तक ले लिए, ठीक है ना, मतलब एक चतुर्थांश का एक साइकिल अपना ले लिए। वही काम इधर भी ले लेते हैं, -π/2, ये -π और -3/2 और कितना -2π। इधर बोलो क्या ले लेते हैं -1 और इधर क्या ले लेते हैं प्लस का 1, क्योंकि एंगल रखने पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो y एक्सिस पर हमेशा वैल्यू आएगा और x एक्सिस पर हमेशा क्या है एंगल आएगा। तो तुम ध्यान से देखना, ये हम लोग क्या जैसे बचपन में सीखते थे वही चीज़ मैं रख रहा हूँ। देखो यहाँ से x और क्या y, x और y, x का वैल्यू जब 0 डिग्री रखेंगे तो बोलो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, मतलब ग्राफ जैसे 0 से स्टार्ट करेंगे 0 पर ही क्या हो जाएगा खड़ा हो जाएगा। सही है। आगे देखो यहाँ से अगला एंगल रखते हैं π/2, तो साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है, π/2 बोले तो 90 डिग्री, π/2 मतलब क्या 90 डिग्री। तो बोलो साइन 90 के वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 1 हो जाएगा। इसका मतलब π/2 रखेंगे तो ग्राफ बोलो कहाँ पर भागेगा 1 पर जाएगा। आगे रख लो पाई, तो जब पाई रखेंगे तो बोलो साइन पाई के वैल्यू मतलब साइन 180 अंश का वैल्यू, तो साइन 180 अंश का वैल्यू कितना होता है 0, निकाल लेना आराम से। एक कितना यहाँ से 0 हो जाएगा। इसका मतलब जैसे यहाँ पर आएगा ये फिर से बोलो कितना आएगा 0। आगे फिर यहाँ से क्या बात करेंगे 3π/2, तो 3π/2 मतलब क्या यहाँ से 270 अंश, तो साइन 270 अंश का वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा यहाँ से -1, तो इसका वैल्यू कितना आएगा यहाँ से -1। तो देखो इसी के सीध में a -1। फिर आगे क्या रख लेते हैं यहाँ से 2π, तो 2π जैसे ही रखेंगे तो यहाँ से क्या साइन 360 अंश, तो इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 0, मतलब तुरंत ये फंक्शन ग्राफ कहाँ पहुँच जाएगा 0 पर। सही है। इसी प्रकार माइनस में रखेंगे तो बोलो बस जैसे माइनस रखेंगे तो आंसर कितना आएगा -1 में आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा। तो तुम देखना ए ग्राफ क्या यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, पाई पर जाकर गिरेगा, नीचे कहाँ तक आएगा -1 तक, 2π से होते हुए +1 से आगे बढ़ जाएगा। और वही कहानी पीछे का भी माइनस आएगा, फिर आगे बोलो पाई ऊपर 1 तक जाएगा और 2π से आगे निकल जाएगा। ये देखो इस तरह हो जाएगा। ऊपर से ऊपर ग्राफ कहाँ तक रहेगा +1 तक, और नीचे से नीचे ग्राफ कहाँ तक रहेगा -1 तक, ये -1 तक। तो ये जो हम लोग का ग्राफ बना हुआ है एक किसका ग्राफ बन गया, यहाँ से साइन x का ग्राफ बन गया। तो ये जब ग्राफ आपको पता होता है तो आपको वैल्यू निकालने में भी आसान हो जाता है। जैसे कभी साइन 180 अंश का वैल्यू, तो आप ग्राफ यदि चट आपको दिमाग में याद है तो बोलोगे सर 180 पर मतलब 0 पर पहुंच जाता है, तो साइन 180 अंश का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का क्या होता है, ग्राफ बहुत ही काम की चीज़ है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हर एक वैल्यू निकालना भी आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सही है। तो देखिए ध्यान से इसमें, तो अब इसके भी डोमेन रेंज की बात करेंगे। तो इसका डोमेन बोलो, आने वाले देखो ग्राफ इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि आने वाले का भी लिंकअप इससे है। इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन में भी काम आएगा, बहुत काम की चीज़ है ये, एप्लीकेशन में भी काम आएगा। तो यहाँ देखो क्या इसके डोमेन की बात करेंगे तो उधर बोलो +∞, इधर -∞, मतलब पूरा क्या आ जाएगा रियल नंबर। दूसरा यहाँ से इसके रेंज की बात करते हैं, तो रेंज मतलब क्या, ग्राफ की हाइट कितनी है सर, ग्राफ की हाइट। तो ग्राफ की हाइट बोलो नीचे से नीचे कितना है, यहाँ से ये -1 है
ऊपर से ऊपर कहाँ तक है, +1 तक है। तो ये देखो -1 लेस देन y लेस देन आर इक्वल टू 1, अर्थात y बिलोंग्स टू कितना है यहाँ से -1 से 1 के बीच में है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। सही है, तो अब इसे नोट करें। अगला बात करते हैं कास वाले का। देखिए यहाँ से अगला कास x के बारे में बात करते हैं। यहाँ से y इक्वल टू कितना है, यहाँ से कास और x। तुरंत यहाँ से फटाफट खींचना, यहाँ से x डैश और कितना यहाँ से y और क्या लिखा गया y डैश। बीच में कितना यहाँ से ये 0 डिग्री, π/2, आगे कितना यहाँ से 3π/2, सॉरी पाई, फाई, अगला कितना यहाँ से 3π/2 और आगे कितना यहाँ से 2π। ये देखो एंगल क्या 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। इधर भी वही काम, -π/2 माइनस ए कितना यहाँ से पाई, -3π/2 और कितना यहाँ से -π, ए 2π। आगे कितना यहाँ से -1 और ऊपर क्या लिख दे रहे हैं +1। ये दो बात ध्यान रख लिए। अब इसका भी बनाना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो इसके भी ग्राफ के लिए भी क्या कर लो, वही दो टेबल अपना क्या कर लो, ओपन कर लो, x और y का, आसानी से निकल जाएगा। तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो जैसे 0 डिग्री रखोगे इसका आंसर बोलो तुरंत कहाँ पर आ जाएगा 1 पर ग्राफ बग जाएगा। मतलब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगी 1 से। आगे रखो पाई, तो पाई रखेंगे मतलब cos 90, तो cos 90 का वैल्यू 0, मतलब यहाँ से ग्राफ गिरकर तुरंत कहाँ पर आ जाएगा π/2 पर। आगे रखो पाई, तो यहाँ से cos पाई का वैल्यू कितना होता है -1, cos 180 का वैल्यू -1 होता है। तो ये बोलो कितना आएगा -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ग्राफ कहाँ पर भाग कर चला आएगा -1 पर। आगे क्या रख लेते हैं 270, मतलब 3π/, कितने यहाँ से 2। जब 270 हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना होता है यहाँ से 0, तो तुरंत मतलब ग्राफ कहाँ भाग जाएगा 0 पर भाग जाएगा। आगे क्या रख लेते हैं 2π, तो 2π का वैल्यू कितना आता है +1। तो इसका आंसर बोलो कितना यहाँ से प्लस कितना यहाँ से 1 हो जाएगा। अब माइनस में रखेंगे तो cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का थीटा होता है, मतलब पीछे आने की जरूरत है ही नहीं। सही है, तो ये देखो 0 पर 1 से स्टार्टिंग π/2 पर गया, π/2 से बोलो कहाँ तक आया, नीचे -1 तक आया। फिर उसके बाद कहाँ गया 3π/2 पर, और यहाँ से फिर आगे क्या 2π, फिर आगे कहाँ पर गिरेगा 5π/2 पर गिरेगा। मतलब इसी तरह वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। सही है, तो आप देखो इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। तो एक ग्राफ किसका बन गया, यहाँ से कास का बन गया। इसका भी ऊपर से ऊपर हाइट देखोगे तो +1 रहेगा, और नीचे से नीचे हाइट देखोगे कितना रहेगा -1 रहेगा। तो अर्थात मतलब पीछे इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा बनना स्टार्ट। ए यहाँ पर आएगा, फिर ए इस तरफ, फिर आगे ए भी क्या आ जाएगा इस तरह चला जाएगा यहाँ से। सही है, जब निगेटिव और आप क्या करोगे रखोगे तो इसका भी देखो डोमेन क्या आ जाएगा पूरा रियल नंबर। और रेंज की बात करते हैं यहाँ से, तो रेंज बोलो इसका कितना आ जाएगा, नीचे से नीचे कितना आ जाएगा -1, और ऊपर से ऊपर कितना आ गया यहाँ से प्लस कितना आ गया यहाँ से 1 हो जाएगा। ये निगेटिव वाला समझ आया ना, जैसे उधर बनेगा वैसे इधर भी बन जाएगा। सही है, तो ये बोलो क्या आ जाएगा इसका रेंज कितना, नीचे से नीचे -1, ऊपर से ऊपर +1। तो ये इसका क्या आ जाएगा यहाँ से रेंज हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या बन जाता है cos x का ग्राफ। वैसे तो पॉजिटिव की ही जरूरत है, नेगेटिव का जरूरत नहीं है, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या कर देता है प्लस का cos थीटा कर देता है। सही है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, आसानी से अपना काम बना सकते हो आसानी से। सही है, हो जाएगा। तो आप इसे क्या करें नोट करें, आगे क्या करते हैं बात करते हैं नेक्स्ट वाले का। सही है ना, तो आप देखो ये सब देखो, ये सब ग्राफ याद रहेगा तो काम बन जाएगा। जैसे cos माइनस पाई का कभी वैल्यू पूछा जाए तो cos माइनस थीटा क्या आता है प्लस का cos थीटा, और cos पाई का वैल्यू कितना होता है -1। देखो वही चीज़ यहाँ पर भी है, इधर से भी आपको क्या वही चीज़ मिलेगा।
तो दोनों सेम है आपका। तो इस तरीके से आपका ग्राफ याद रहेगा तो आसानी से काम हम लोग का वैल्यू निकालने में भी काम आ जाएगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ग्राफ दिमाग में चिपका, काम बन जाएगा अपना। सही है, अब इसे नोट करें। आगे अगला तीसरा बात करते हैं, tan थीटा वाला। देखो यहाँ से अगला, यहाँ से tan x की बात करेंगे। तो tan x क्या है, यहाँ से y इज इक्वल टू एक कितना, यहाँ से tan और क्या लिखा गया, x लिखा गया है। अब इसके ग्राफ की बात करेंगे तो फटाफट पहले तो ये बना ही लेते हैं। x डैश बीच में कितना, यहाँ से 0 डिग्री, ए प्लस का 1, सॉरी इस पर कहाँ है एंगल ना, π/2 और कितना यहाँ से पाई, अगला 3π/2 और आगे कितना यहाँ से 2π। इधर भी बोलो कितना यहाँ से -π/2 -π, ये -π, अगला कितना -3π/2 और आगे कितना आएगा -2π। यही तो होगा। आगे बोलो ये क्या -1 और ऊपर क्या लिख दे रहे हैं +1। अब इस पर अपना जुबाली करना स्टार्ट कर दो। देखिए यहाँ से x और y की बात करेंगे तो यहाँ से x और y, x का वैल्यू पहला क्या रखते हैं 0, तो एक कितना यहाँ से 0, tan 0 का वैल्यू 0, मतलब जैसे 0 लेंगे ग्राफ इसी जगह चिपक जाएगा। tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0। आगे रखते हैं यहाँ से π/2, तो बोलो यहाँ से tan π/2, मतलब tan 90 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। मतलब इस पर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा ना, एक बात जरूर ध्यान रखना यहाँ से कि ये जो आपको π/2 दिख रहा है इस पर तो जाएगा ही नहीं। देखो 0 से स्टार्टिंग होगा, जैसे ग्राफ इसके पास जाएगा तब तक उसे आ जाएगा, कह रहे ये तो क्या इनफाइनाइट देगा, इनफाइनाइट में तो भाग जाएगा ग्राफ ऊपर। यही तो करेगा यहाँ से कि जैसे यहाँ से स्टार्ट करेगा, जैसे इसके पास जाएगा चक्कर आ जाएगा, बोलेगा नहीं इनफाइनाइट पर जाना है। तो ये क्या आ जाएगा π/2, आगे क्या रखते हैं यहाँ से पाई। तो जब tan पाई का वैल्यू रखेंगे यहाँ से तो tan पाई का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो एक कितना आ जाएगा यहाँ से 0। आगे 3π/2 रखेंगे यहाँ से, तब बोलो इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा यहाँ से, तुम निकाल लिया करो कोशिश कर कर। कैसे, ये यहाँ से tan 3π/2 है तो इसे हम लोग tan और पाई प्लस π/2 लिख सकते हैं। 2 1 कितना आएगा 3 हो जाएगा, तो 180 अंश प्लस थीटा। तो बोलो यहाँ से क्या थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो tan एक कितना यहाँ से π/2, इसका वैल्यू कितना आता है यहाँ से इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा यहाँ से अपना इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 3π/2 पर कितना है इनफाइनाइट। तो आप उधर भी देखोगे 3π/2 पर इनफाइनाइट होगा और इधर भी देखोगे क्या है निगेटिव वाला भी वही काम होगा सेम। इस पर भी कितना हो जाएगा यहाँ से -π/2 पर कितना आ जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। आगे -3π/2 पर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। इस पर तो क्या बन जाएगा 0 और आगे 2π पर भी क्या बन जाएगा 0। तो अब यहाँ से तुम देखोगे इसका ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे। तो आप देखो जैसे यहाँ से खींचोगे सर, जैसे यहाँ पर जाएगा भागेगा इनफाइनाइट पर चला जाएगा। इधर भी भगाएंगे तो बोलो ये भी कहाँ भाग चला इनफाइनाइट पर। पाई पर ब्लैक लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो इस पर देखो ध्यान से, इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा इनफाइनाइट पर, इधर भी आएगा तो बोलो क्या इनफाइनाइट पर। इसी तरह आगे क्या हो जाएगा बढ़ता चला जाएगा। इधर भी आप देखोगे ध्यान से तो इधर भी आपका काम वही होने वाला है। वही क्या होने वाला है कि इधर देखो कहाँ चला जाएगा इनफाइनाइट पर, इधर बोलो कहाँ चलाएगा इनफाइनाइट पर। तो इस तरीके से ग्राफ क्या हो जाएगा आपका चला जाएगा। ये y है और ये y डैश, ये y डैश नीचे ऊपर y। तो ये देखो यहाँ से आपको बात क्लियर हुआ। ये आपको बस एक वाला ध्यान आपको रखना है, आपको ऑटोमेटिक बात क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। सही है ना। तो आप देखो यहाँ से ये आपका ग्राफ, इधर आगे जैसे बढ़ाते जाओगे झलरियाँ बनती चली जाएंगी यहाँ से। तो इनफाइनाइट किस पर हुआ है तुम जरा ध्यान से देखना। ए इनफाइनाइट π/2 पर, आगे 3π/2 पर, आगे बोलो
1 3 5, आगे बोलो 7, इस तरह चलता चला जाएगा। मतलब इस पर वैल्यू अपना वैल्यू फंक्शन 10 नहीं देगा, उस पर इन्फानाइट देगा। मतलब इसके डोमेन में से उसे सर हटाना पड़ेगा, हाँ हटाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो शामिल हो जाएगा तो उस पर 10 अपना वैल्यू क्या देता है, अनडिफाइन हो जाता है, इन्फानाइट वैल्यू देता है। तो इसका मतलब 1 3 5 7, ये सीरीज बोलो कौन सा बने, समांतर श्रेणी, सबको निकालने आएगा इसका जन्म पद। a प्लस कितना होता है n-1 और क्या होता है d, a का वैल्यू 1 प्लस n n-1 और d बोले तो 2 आ जाएगा। तो a बोलो कितना 1 प्लस ए 2n-2, तो कितना बचेगा 2n-1 बच जाएगा यहाँ से। यही तो बनेगा अपना यहाँ से विषम वाला। ये 2n-1 कर लेते हैं यहाँ से, तो इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। होगा तो इसका डोमेन पूरा रियल नंबर, लेकिन इसमें ये विषम वाले टर्म क्या होंगे, शामिल नहीं होंगे। ठीक है, और इधर निगेटिव वाला यदि आप लेंगे तभी तो आपका काम वही होने वाला है। यहाँ देखो ध्यान से, नेगेटिव वाला भी लेंगे आप तो क्या वही होने वाला है यहाँ से। तो बोलो इसका जो डोमेन हो जाएगा, इसका डोमेन, तो इसका बोलो डोमेन कितना, पूरा रियल नंबर, लेकिन उसमें से क्या माइनस कर दे, ए 2n-1 और पीछे क्या लगा दें π/2, उसी को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो काम बन जाएगा। और रेंज की बात करते हैं यहाँ से, तो रेंज बोलो यहाँ से कितना, अच्छा एक चीज़ इसमें आपका बकाया है, क्या एक चीज़ बकाया है, हाँ सही तो है, इसी पर इन्फानाइट देगा आपका, सही तो है, ए रियल माइनस ए कितना 2n-1 और π/2। रेंज की बात करें तो बोलो नीचे कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फानाइट, ऊपर कहाँ तक, प्लस इन्फानाइट। तो मतलब इसका जो रेंज होगा माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, ध्यान रखना ढंग से, अर्थात बोले तो क्या आ जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। तो ए इसका क्या आ जाएगा, रियल, और 2n-1, और कैसे निकालते हैं मैं बताया ना, विषम वाले पर क्या आ रहे हैं π/2, 3π/2, आगे 5π/2, तो ये क्या चल रहा है 1 3 5, तो तुम निकाल लेना इसका जन्म पद। तो a प्लस क्या बताएं n-1 इंटू डी, ए का वैल्यू 1 प्लस n-1 और d बोले तो 2 का डिफरेंस, तो ये देखो निकालोगे यही चीज़ अपना आ जाएगा। तो निकालने का भी तरीका आपसे मैं सिखा रहा हूँ, तो आप इसे नोट करें। मुझे उम्मीद है आपको कहीं पर भी डाउट डोमेन रेंज में नहीं हो रहा होगा, न तो ग्राफ में। यदि फिर भी हो रहा है तो आप कमेंट करके क्या करेंगे, जरूर पूछेंगे। आप इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। बोलो कितना, काट 180 अंश प्लस थीटा, तो काट कितना यहाँ से π/2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना होता है 0, तो इसका आंसर कितना यहाँ से 0 हो जाएगा। तो आप देखो इसी तरह यहाँ से आप निकालोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, इधर भी निकालोगे तो इसका वैल्यू कितना यहाँ से 0 आ जाएगा। अब तुम खींचना स्टार्ट करो, देखो π/2 पर तो आंसर क्या आ रहा है 0, लेकिन जैसे 0 के पास जाएगा ना, ये लड़खड़ाते हुए कहाँ पर भागेगा, इन्फानाइट पर। वही कहानी तुम क्या है यहाँ से भी निकालोगे तो ये 0 पर क्या भाग जाएगा, इन्फानाइट पर चला जाएगा। इधर भी निकालते हो तो बोलो ये कहाँ भाग जाएगा, इन्फानाइट पर चला जाएगा, सही है। इधर भी देखो यहाँ से ये क्या, यहाँ से इस पर तो वैल्यू देगा, लेकिन इस पर क्या चलाएगा, इन्फानाइट। इसी प्रकार तुम क्या कर सकते हो, निकालते हुए इधर भी इन्फानाइट, बहुत सारे वैल्यू आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। इधर भी देखो यहाँ से इसे निकालोगे तो बोलो इस पर क्या आ जाएगा, ये इन्फानाइट हो जाएगा। जैसे इसमें क्या करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, देखो एक क्या भाग जाएगा, इन्फानाइट भाग जाएगा। इधर भी निकालोगे देखो एक क्या आ जाएगा, 0 पर कहाँ चला जाएगा, इन्फानाइट चला जाएगा। तो ये सब देख लो ना, अंगूठे जैसा ग्राफ बनेगा। नीचे भी ग्राफ बनाओगे यहाँ से तो ये क्या इस तरह बन जाएगा, और इधर इन्फानाइट, तो ये देखो इस तरह, और ये ग्राफ क्या इस तरह। तो ये देखो ऊपर अंगूठा नीचे अंगूठा, अंगूठे जैसा ग्राफ बन जा रहा है। तो कहीं पर तो दिक्कत नहीं आ रही है। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, ग्राफ अपना बन जाएगा। यहाँ से बनाओगे ग्राफ, देखो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, इन्फानाइट पर हो जाएगा। तो ये आसानी से आप देखोगे जहाँ जहाँ पर इन्फानाइट है, ग्राफ आज से दुनिया में तुम खींच सकते हो, और इसका डोमेन रेंज भी निकाल सकते हो। तो इस
पर देखो ध्यान से, इसके डोमे रेंज की बात करेंगे। खींचने में तो किसी को दिक्कत नहीं आ रहा है ना, तुम आराम से कलर वाइज पेन से खींचना, दिखना चाहिए। तो ये देखो यहाँ से किस पर इन्फानाइट है, 0 पर इन्फानाइट है, पाई पर इन्फानाइट है, 2 पाई पर इन्फानाइट। देखो 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, आगे बोलो 3 पाई पर आएगा, 4 पाई पर आएगा। ये 1 2 3 4 आगे लिखेंगे यहाँ से। तो देखो पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन n पाई क्या आ जाएगा, उसमें से माइनस हो जाएगा। जहां पर n बिलोंग्स टू क्या कर देना, 0, n बिलोंग्स टू क्या, यहाँ से होल नंबर, ठीक है ना। एक यहाँ से या इंटीजर पूरा लिख लेते हैं, या बिलोंग्स टू रियल नंबर, चलो क्या तकलीफ है। अभी यहाँ देखो ध्यान से, ये हम लोग का क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। n का वैल्यू यहाँ से 0 1 -1 -2 कुछ भी रखना, अपना कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। सही है। तो इस तरह से क्या होता है, ग्राफ हम लोग खींचते हैं कि आप ग्राफ बनाए, ये टेबल बनाना आपका काम आना चाहिए। 0 1 2 रखे और ग्राफ क्या आ जाएगा, बन जाएगा। ये देखो उंगली अंगूठा ग्राफ बन रहा है, देख रहे हो ना, ये अंगूठे जैसा ग्राफ क्या करेगा, बनेगा। मतलब पाई पर, पाई बाय 2 पर, 3 पाई बाय 2 पर, ये क्या बन जाएगा, अंगूठा ग्राफ बन जाएगा। ऊपर नीचे दोनों साइड आपका क्या बन जाएगा, अंगूठा बन जाएगा, थम्स अप बन जाएगा। सही है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ इसका बना सकते हैं। मतलब पाई बाय 2 पर आंसर 0 देगा, 3 पाई बाय 2 पर आंसर 0 देगा। बस उसी जगह क्या कर दो, बनाकर अंगूठा खड़ा कर दो, ऊपर और नीचे दोनों, बन गया कार्टेक्स का ग्राफ। तो ये अपना डोमेन हो गया। रेंज की बात करते हैं, तो रेंज की बात करेंगे तो बोलो नीचे से नीचे माइनस इन्फानाइट, ऊपर से ऊपर कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फानाइट तक जाएगा। तो बोलो इसका मतलब भी क्या, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, या खूब ढंग से बोले तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। क्या कोई दिक्कत आ रहा है यहाँ तक? मुझे उम्मीद है आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा। तो आप यहाँ देखो, ये आपका ग्राफ कितना बन गया, यहाँ से कार्टेक्स का बन गया। कितना ग्राफ बचा हुआ है, ओनली 2 ग्राफ बचा हुआ है, सेक का और कोसेक का। और उसे कल आपसे मैं जैसे ही आपसे लूँगा लेक्चर, कल आपके लेक्चर में क्या हो जाएगा, ग्राफ खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में 1 कंसेप्ट 2 कंसेप्ट और बताएंगे, और फिर उसके बाद आपका एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो आप इतना क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। यदि पीछे की भी चीज़ को आप नहीं पढ़े हैं तो उसे ढंग से आप पढ़ें और अच्छे से क्या करें, चीज़ों का प्रैक्टिस जरूर करें। तो अब इतना देखें, मिलते हैं नेक्स्ट में। आज के लिए इतना, धन्यवाद।